guys, I am Swapnija Sharma and welcome back to my channel. आज ये वीडियो में हम एज यूजुअल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के एनालिसिस करेंगे, बट एक मेन चीज आज एड्रेस करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि हर संडे को मैं एक प्रो ट्रेडर्स के लिए वीडियो बनाती हूँ 3 स्टॉक एनालिसिस का। तो लास्ट संडे जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरा बैंकिंग सेक्टर कवर किया था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि अभी बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल पे है और यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो एक बहुत अच्छी रैली आपको दिख सकती है, क्योंकि उसके पहले वाले वीक में बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो अब बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है और अगर ये बुलिश रहता है तो कौन सा स्टॉक आपको पिक करना चाहिए। जैसे मैंने बोला था उसमें साफ साफ की HDFC बैंक कि ये ही स्टॉक है जो बैंकिंग सेक्टर को ऊपर लेके जाएगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि HDFC बैंक ने एक बहुत अच्छी शानदार रैली दी इस हफ्ते और मैंने सर्टन टारगेट्स भी मेंशन किए थे उसमें, और एक उसके वजह से बैंकिंग सेक्टर में बिल्कुल एक जान आ गई थी। बट इतना डिटेल एनालिसिस देने के बावजूद भी देयर आर कपल ऑफ ट्रेडर्स जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपने बताया था कि बैंकिंग सेक्टर क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस रहा था तो इसमें अब परफॉर्म कर सकता है और HDFC बैंक ही है जो इसको आगे लेके जाएगा। इतना सब होने के बावजूद हम उसका फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि हम कहाँ से ये अंदर जाए या कैसे कैप्चर करें। तो हमें उसके लिए हमें थोड़ी हेल्प चाहिए उसके लिए। देन आई थॉट कि एक्चुअली ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे हमें सुबह ही पता चल जाता है कि आज कौन सा स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन से स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा है, कौन सा स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी बुलिश है तो कौन सा स्टॉक उसे ऊपर खींच रहा है, या निफ्टी बैंक निफ्टी बेरिश है तो कौन सा स्टॉक उसे नीचे खींच रहा है। तो दिन के आधे एक घंटे में हमें समझ में आ जाता है जितना हमारे पास अभी टूल्स अवेलेबल है उसके हिसाब से। पर उसके बावजूद कई सारे आप में से लोग वो अपॉर्चुनिटी कैप्चर नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें? एटलीस्ट मैं ये बता सकती हूँ कि मैं कैसे टैकल करती हूँ। मैं मोस्ट प्रोबेबली मेरी 2 स्ट्रैटेजी यूज करती हूँ। कोई नई स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में नहीं दे रही हूँ, जो मैं यूज करती हूँ जिसका मुझे एक्सपीरियंस है वही मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आप सबको पता है कि 2 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल और RSI 3 बिलो 80 और 20, ये एक स्ट्रैटेजी हो गई। और दूसरी हो गई इनसाइड बार स्ट्रैटेजी। इनसाइड बार स्ट्रैटेजी का भी ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो इन 2 स्ट्रैटेजीज से आप कोई भी रैली कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको पता है, अगर जैसे पता था आपको HDFC बैंक में एक बुल रन आने वाला है या सपोज कोई स्टॉक नीचे जा रहा है, तो हमारे पास हमारे 2 हथियार होने चाहिए। मेरे लिए ये मेरे 2 वेपन्स हैं जिसमें मैं बिल्कुल मास्टरी कर चुकी हूँ। मैंने इसको बार बार यूज करके अब मुझे पता है कि ये कौन से सिनारियो में काम करते हैं, कौन से सिनारियो में काम नहीं करते, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% रिजल्ट नहीं देती है, हम सिर्फ फिल्टर कर सकते हैं। तो अगर मुझे पता है कि HDFC बैंक ऊपर जाने वाला है, उसमें एक बुलिश मोमेंटम बन रहा है, अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, अच्छा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, चार्ट पैटर्न उसके अच्छे हैं, तो मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर। तो अभी हम ये देखते हैं कि जैसे कहाँ कहाँ हम एंटर हो सकते थे इन 2 स्ट्रैटेजीज को लेके और कैसे कैसे हम मूव कैप्चर कर सकते थे उसकी, जो काफी ट्रेडर्स नहीं कर पाते। ओके, सो लेट्स डाइव इन। सो गाइस, ये है HDFC बैंक का चार्ट। ओके, ये HDFC बैंक का 15 मिनट का चार्ट है और ये था पिछले फ्राइडे तक का काम HDFC बैंक का। उसके बाद मुझे लग रहा था कि HDFC बैंक में एक अच्छा बुल रन आ सकता है और उसके जस्ट नेक्स्ट मंडे HDFC बैंक एक गैप ऑफ ओपनिंग के साथ ओपन हुआ था। ओके, और एक ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, RSI उसका अबव 80 था, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस था कि इसमें ये मूवमेंट होगी। अब अगर मैं जैसे हमेशा पहली जो मेरी स्ट्रैटेजी है 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स की, उस स्ट्रैटेजी को लेके एक भी सेटअप यहाँ पे नहीं बना, बट एक सेटअप बना था इनसाइड बार स्ट्रैटेजी को। एंड वेरी सेकेंड कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल अगर आप देखें ये एक बड़ी कैंडल थी और जो ये वाली कैंडल थी ये थी इनसाइड बार स्ट्रैटेजी, ये थी इनसाइड बार कैंडल, इसके अंदर ये कैंडल हुई थी। इसका मतलब क्या है कि जब भी ये वाला हाई
ब्रीच होगा तो आपको एक मूव मिल सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे एसएल इस पर्टिकुलर लो के नीचे एसएल लगाती इस कैंडल के नीचे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एसएल हो जाता तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे एसएल प्लेस कर देती। मेरा एंट्री पॉइंट होता है प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना, और उसके बाद अगर मैं टारगेट सेट करती मेरे, तो इफ यू कैन सी आराम से आपको 1:1.5 का टारगेट यहाँ पे मिल जाता। सो इट्स अ वेरी गुड इंट्राडे मूव। आपको पता है क्या अच्छा ओपनिंग हुई है, आपको पता है ये एक बुलिश साइड सेटअप यहाँ पे बन सकता है, और आपने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की यहाँ पे आपने इनसाइड बार स्ट्रैटेजी यूज की। ओके, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आपको एक सेटअप दिख रहा होगा, ये टू बेरिश कैंडल RSI बिलो 20, उसके इसके जब लो ब्रेक होगा तो उसके बाद उसने एक अच्छा खासा एक नीचे मूव भी दी। पर जब मुझे पता है कि HDFC स्ट्रांग है तो उसके जो शॉर्ट सेटअप आएंगे वो मैं नहीं बोलूंगी। ठीक है, यहाँ पे वो नीचे आया है ना, दैट इज ओके, पर जरूरी नहीं कि एक स्ट्रांग मूवमेंट में जो स्टॉक होता है वो उस सेटअप के फिर टारगेट भी कंप्लीट करे। यहाँ पे जरूर आया, पर हमेशा ऐसे स्क्रिप्ट में शॉर्टिंग अवॉइड करो जो स्क्रिप्ट स्ट्रांग होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बुलिश के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो ये जो है ये पूरी मूव हमने कैसे कैप्चर कर ली, एक इनसाइड बार से कैप्चर कर ली। अब नेक्स्ट डे देखना, नेक्स्ट डे यहाँ पे मेरा एक सेटअप बना था, ये जो है 2 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल, इसका RSI अबाउ 80, अगेन मेरा ये SL था, ये मेरा एंट्री पॉइंट था कहीं ना कहीं। टारगेट हम सेट करते हैं 1:1.5 के, ये हो गए 1:1. यहाँ पे आपको सेटअप मिला, पूरी दोनों कंडीशन आपको मिल रही थी, सारी कंडीशन उसमें सेटिस्फाई हो रही थी, एंड देन यू जस्ट नीड टू वेट, एंड दिस इज लाइक इंट्राडे मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट विल सी। अब जब आप ये 15 मिनट के चार्ट देख रहे हो, यू कैन सी एक मैसिव यहाँ पे कैंडल बनी है, यहाँ पे एक मैसिव कैंडल बनी है। What it is showing? It is showing buying. It is showing strong buying. अगर आप नीचे उसके वॉल्यूम्स भी देखो, रिफ्लेक्ट करो, तो कहीं ना कहीं यहाँ से उसके वॉल्यूम भी अप हो गए थे, मतलब अभी भी उसमें एक बोलते हैं जान बाकी थी HDFC बैंक में। नेक्स्ट डे विल सी, अगेन हमें कोई ऐसा सेटअप मिला था। नेक्स्ट डे अगेन आपको एक गैप अप ओपनिंग के बाद फर्स्ट 15 कैंडल में एक हैमर बट एक लॉन्ग पिन बार कैंडल जहाँ पे दिख रहा है कि बाइंग हाई है, उसके बाद इट इज फॉलोड बाय द वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। अब मुझे पता है कि HDFC बैंक में फिर भी रैली आ सकती है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू गेट इनसाइड। नाउ ये यहाँ पे सबसे पहली एक अपॉर्चुनिटी आई विच इज इनसाइड बार कैंडल। थोड़ा सा और जूम करते हैं उसको, ये आ गई एक कैंडल विच इज मदर कैंडल, और ये आ गई चाइल्ड कैंडल। अब जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब मैं क्या करूंगी, क्योंकि अब यहाँ पे SL बहुत ज्यादा नहीं था तो मैं यहाँ पे 1:1.5 यहाँ पे SL ले सकती थी। मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल नहीं थी, एक छोटा सा SL था ये, और एटलीस्ट 1:1.5 के लिए मैं इसको राइड कर सकती थी। आई होप ये 1:1 ऑलमोस्ट 1:2 1:3 की उसने वो दी थी, बट एटलीस्ट यू कैन कैप्चर इतना तो मूव यू कैन कैप्चर आराम से, राइट? ये आपका एक इंट्राडे सेटअप बन गया। अगेन अगर आपने वो छोड़ा होगा तो ये 2 बुलिश कंसेक्यूटिव कैंडल्स, RSI अबव 80, इसके हाई के ऊपर आपकी एंट्री, यहाँ पे आपका SL, एंड अगेन 1:1 1:2। तो आप ऐसी स्ट्रैटेजीज को कब यूज करोगे, जहां पे आपको पता है कि स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है, दौड़ रही है, बस आपको उसमें एक एंट्री लेनी है। HDFC बैंक में अगेन नेक्स्ट डे इफ यू कैन सी 2 बुलिश कैंडल, RSI अबव 80, अगेन यहाँ पे हाई, यहाँ पे उसका SL, एंड दिस इज द रैली। सो दिस इज हाउ यू कैन कैप्चर इट, आइदर बाय दैट इज वन माय पावरफुल इंट्राडे स्ट्रैटेजी और इनसाइड बार कैंडल, बोथ द वे, एनी वे यू कैन कैच इट। और एक हम स्टॉक देखते हैं, जैसे 1-2 दिन पहले एक इन्फी ने गैप अप ओपनिंग दी थी, इफ यू नो दिस, विल ओपन इन्फी नाउ। हमें वहां पे कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, सो विल जस्ट सी यहाँ पे इन्फी ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी 2 दिन पहले, जैसे लाइक 8 अक्टूबर का ये है, एक मैसिव कैंडल थी, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, ऑफकोर्स इसका RSI अबव 80 था क्योंकि गैप अप ओपनिंग थी, बट ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से नीचे आया,
एक ये अपॉर्चुनिटी हाल हमें उस दिन मिल गई थी, 2 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स, RSI अबव 80। अगेन आपके इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर, हाई के ऊपर आपकी एंट्री, इस कैंडल के लो के नीचे आपका SL एंड यू कैन राइट दिस। आपको पता है कि इन्फोसिस ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है, ऑफकोर्स इतना बड़ा होने के बाद वो थोड़ा सा नीचे आया, बट आपको अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना। ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग कैंडल से गैप अप ओपनिंग दी है मतलब आप बिल्कुल उसमें कूद पड़ो। कभी कभी क्या होता है, सेटअप आपको कहीं यहाँ पे मिल जाता है। सपोज अभी ये एक काइंड ऑफ डोजी है, सपोज ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होती तो कभी कभी आपको बिल्कुल नीचे से शुरू हुई है रैली और ऊपर जाके सेटअप मिलता है, तो ऐसे सेटअप अवॉइड करने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो एक मूव कर चुका है उस डायरेक्शन में, तो अब क्या और ज्यादा मूव करेगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो खैर केम टम्बलिंग डाउन। अब यहाँ पे देखो, एक छोटा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे में, ये हमेशा ऑलमोस्ट मेरे हर एक वीडियो में रिपीट करती हूँ कि स्ट्रॉन्ग कैंडल का जो हाई और लो होता है वो एक उसका सिग्निफिकेंट मीनिंग रहता है। तो इफ यू कैन सी, ये जो नीचे आया कहीं ना कहीं यहाँ पे ही उसने फिर से एक सपोर्ट लिया। जब यहाँ पे ये हमको दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर लाइन से उसने सपोर्ट लिया है ऊपर जाने के लिए, ओके, बट यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे उसने एक इनसाइड बार कैंडल बनाया। मुझे अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि इसके हाई के ऊपर मेरा एंट्री पॉइंट है और इसके लो के नीचे इस कैंडल के या इस कैंडल के, अगर बहुत बड़ा एसएल होता है तो आप चाइल्ड कैंडल का भी लो यूज कर सकते हैं, और इतना ज्यादा एसएल नहीं होता है मदर कैंडल का तो आप मदर कैंडल का लो भी यूज कर सकते हैं। तो इस केस में आप एक्चुअली ये लो भी यूज कर सकते हैं, बट एंट्री पॉइंट आपका हमेशा मदर कैंडल का हाई ही रहेगा उसमें। इसके हाई के ऊपर आपकी एंट्री और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके लो के नीचे आपका ऐसे। नाउ सी, इस कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया, इट अगेन केम डाउन, बट इवेंचुअली इट वेंट अप। और हमेशा अपने एसएल को थोड़ा सा रूम दे दो, थोड़ा सा 3-4 पॉइंट, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है ये उसकी डायरेक्शन आप में क्लियर है। और आपने काफी बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि एसएल हिट हो गया और बस एसएल हिट हुआ और स्क्रिप्ट दौड़ पड़ी जिस डायरेक्शन में आपने उसको लगाया था। हमेशा अपने एसएल को थोड़ा सा रूम देना चाहिए, और जब आपको बकायदा डायरेक्शन पता हो। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आने के चांसेस क्या थे मेरे, एक तो उसने गैप अप ओपनिंग दी उस दिन, और ये जो एक सपोर्ट बनाया इस पे उसने काफी बार उस पे 1-2 बार सपोर्ट लिया। क्यों सपोर्ट लिया, मतलब इवेंचुअली उसको ऊपर जाना था इसलिए। तो इस हिसाब से हम हमारी एनालिसिस कर सकते हैं। तो गाइस, दिस इज हाउ यू कैन वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड जो भी रैली है उसका कम से कम थोड़ा सा पार्ट आप उस रैली का प्रॉफिट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले एनालिसिस जरूरी है, और अगर आपने एनालिसिस की भी नहीं, अगर आपको पता है कि कौन सा स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके चार्ट ओपन करके बैठो और जस्ट वेट कि कोई तो एक एंट्री पॉइंट, कोई तो एक अपॉर्चुनिटी मिले। और ये 1-2 स्ट्रैटेजी आप अगर हैंडी रखोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी हमें क्या देती है, ये ना सिर्फ हमें एंट्री पॉइंट देती है पर हमारा एसएल भी देती है। जस्ट इसलिए आपका रिस्क जो है वो मैनेज करो। एक बार रिस्क मैनेज कर लिए तो आपको वो डर नहीं लगेगा। तो इसमें मेंटालिटी क्या होती है कि हाँ चलो ये स्क्रिप्ट आज अच्छा भाग रही है, आज सपोज से रिलायंस आज भाग रहा है, जस्ट वेट फॉर इट, ओपन द चार्ट, और कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जस्ट वेट फॉर इट, रिस्क मैनेज करो, और फिर आपको वो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी है उसमें फिर मजा आने लगेगा क्योंकि आपकी रिस्क मैनेज है। इसलिए एक बार वो चीज हो जाए तो फिर वो डर वाला जो फैक्टर है ना वो खत्म हो जाएगा। ये भी जो एक कॉमन क्वेश्चन मुझे लोग पूछते हैं कि डर लगता है। डर इसीलिए लगता है, एज आई सेड लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, डर इसीलिए लगता है कि उसके अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट गया तो उससे जो लॉस होगा वो उसके लिए आप तैयार नहीं होते, इसीलिए डर लगता है। सो गाइज, इसलिए इंट्राडे में जितनी स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है उतना ही रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, डर कब लगता है स्टॉक मार्केट में, जब आपका रिस्क मैनेज नहीं होता है। एक बार वो चीज मैनेज करो, आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, फिर स्टॉक मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें पता है कि चलो ये स्क्रिप्ट आज दौड़ने वाली है, कितनी बार सुबह ही पता पड़ जाता है कि हाँ आज ये मजबूत है, आज इसमें वॉल्यूम भी अच्छा आया है। नेक्स्ट क्या है कि हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी का वेट करना है।
अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिल गई, हमें अपना रिस्क देखना है कि हमारा पर ट्रेड कितना रिस्क होना चाहिए। ये 3 चीज़ें करो एंड दैट्स इट। एटलीस्ट आपको 70% भी आपके टारगेट हिट होते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम से, और फिर देखना आपका ट्रेडिंग काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगेगा जब आप एक ये सिस्टम बिल्ड करोगे। तो इसको भी मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो ट्रेडिंग को, इम्पल्स पे मत लेके जाओ ट्रेडिंग। जैसे कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस सेट करता है, एक प्रोटोकॉल रहता है। फॉरगेट अबाउट बिजनेस, एक किराना वाला जो दुकान चलाता है वो भी एक सिस्टम से अपना दुकान चलाता है। एक सिस्टमैटिक उस पे वो रहता है कि ये खत्म होने के बाद इतना मंगवाना है, इतना क्वांटिटी में मंगवाना है। किसी को जब वो उधार देते तो उसकी भी एक रिस्क उनको पता रहती है कि इस बंदे को कितना उधार दिया है, उसका भी सब हिसाब किताब लिख के रखते हैं। वैसे ही बड़े से बड़े बिजनेस देखो, उनकी एक पॉलिसी सेट रहती है। वो बिजनेस प्रोटोकॉल और पॉलिसी पहले बनाते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं, और उन सारे एम्प्लॉयज को उसी प्रोटोकॉल और पॉलिसी के तहत काम करना पड़ता है जो उस बिजनेस की रहती है। कोई भी अपना इम्पल्स से काम नहीं करता है किसी भी कंपनी में, एक सिस्टम से काम करता है। वैसे ही ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग भी जितना सिस्टमैटिक करोगे, जितना डिसिप्लिन करोगे, उतने आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जितना उसमें इम्पल्स डालोगे, जितना वो मनमौजी की इस ट्रेड पे तो इतना लगा दिया, दूसरे ट्रेड पे पता नहीं कितना लगा दिया, और रिस्क का कोई हिसाब किताब नहीं है, फिर तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट जीरो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो थोड़ा सा सिस्टम ले आओ और बिल्कुल इसको एक सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट करो अपने ट्रेडिंग को, और फिर देखो। तो गाइज, आई होप इस सारे सेशन से आपको कुछ लर्निंग्स मिली हो। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल। ओके, सो गाइज, नाउ लेट्स सी आवर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। ओके, लेट्स डाइव। पहले हम देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने क्या किया। ऑलराइट, सी, जहां तक हमने थर्सडे को देखा था, इफ यू रिमेंबर, थर्सडे को हमने ये लेवल मार्क करी थी 11,867.82। ये हमने क्यों मार्क करी थी? क्योंकि यहाँ पे एक निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी और उसका हाई मुझे लग रहा था कि एक रेजिस्टेंस करके प्ले आउट हो सकता है एज अ रेजिस्टेंस। सो मार्केट कहाँ ओपन हुआ? इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ। यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया, फर्स्ट कैंडल ने भी, और सेकेंड एक मैसिव कैंडल बनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल। बट इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल का RSI अगर आप देखोगे विच वॉज 29.8 समथिंग। नॉर्मली इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल का RSI कितना होना चाहिए होता है? बिलो 20। अगेन एक पहला इंडिकेशन कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि RSI उसका बहुत अच्छा नहीं था। नेक्स्ट ही कैंडल से बाइंग मार्केट में आई। एक जो नेक्स्ट लेवल उस दिन मार्क करी थी विच इज 11,932.67। ओके, यहाँ तक आया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यही इसी लेवल से फिर से यू टर्न लेके फिर से इस लेवल पे आया। तो जितना स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी था फ्राइडे, उतना स्ट्रॉन्ग निफ्टी नहीं था, कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर था, जिसका मेनली कारण रिलायंस भी था। रिलायंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल जैसे लेवल थे उसी हिसाब से प्ले आउट हुआ है ये। और अगर नेक्स्ट लेवल की बात करें तो अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है विच इज 11,971.70 और 11,997, ऑलमोस्ट 12,000। ये लेवल तो इट मीन्स ऑलमोस्ट 12,000, बट उसके पहले भी 11,971 एक मेजर रेजिस्टेंस है। ये लेवल मुझे काफ़ी पीछे जाके निकालने पड़े, अराउंड 24 फेब के आसपास के उसका काम है वहाँ पे, वहाँ से ये लेवल निकाले हैं। सो ये मेजर लेवल है। और इस हफ्ते का अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो सी 12,500 एक फिलहाल एक रेजिस्टेंस के तौर पे आ रहा है, और 11,000 पे पुट राइटिंग हुई है जो एक सपोर्ट के तौर पे आ रहा है। उसके ये काफ़ी एक वाइड रेंज है। ओके, अगर हम फ्राइडे की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, 11,900 पे भी मैसिव राइटिंग होना शुरू हो गई है। ओके, और अगेन 12,500 पे ही ज़्यादा राइटिंग हुई है। यू कैन सी पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है इंस्टेड ऑफ कॉल राइटिंग। तो फिलहाल वो बुलिश मोमेंटम है, बट अगेन यू नेवर नो, ये चेंज होते रहते हैं। बट
फिलहाल जितना नज़र आ रहा है कि ये जो है पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई है, कॉल राइटिंग हार्डली कुछ हुई है उस दिन। सो लेट्स सी अब निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। काफ़ी ज़्यादा उसने अपमूव दी है, कहीं ना कहीं एक हॉल्ट बनता है निफ्टी में, सो बी कॉशियस। सो गाइज ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ तक हमने बैंक निफ्टी पे भी ये लेवल मार्क करी थी विच इज़ 23,323 लास्ट ट्रेडिंग सेशन, लास्ट वीडियो सेशन में, लास्ट लाइव सेशन में। सो यहाँ से यहीं पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ, यहाँ से स्ट्रगल किया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, बट RSI बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था स्ट्रॉन्ग कैंडल का, और RSI ऊपर था। यू टर्न लेके मार्केट एक फिर बुलिश मोड में चला गया, फिर ये लेवल ब्रीच करी, ये लेवल ब्रीच करी, और जो नेक्स्ट लेवल थी जो ऑलरेडी मार्क थी हमारी विच इज़ 23,738.73, यहीं से कहीं से फिर से एक रेजिस्टेंस लिया, बट जाते जाते उसके ऊपर क्लोजिंग लेके गया। अभी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एटलीस्ट 24,000 के लेवल्स तो देखने को मिल सकते हैं। अब इस लेवल पे क्या करता है अगेन देखने लायक होगा। अगर बहुत स्ट्रांगली ब्रीच करता है विद ऑल द RSI सपोर्ट, देन वी कुड सी द नेक्स्ट लेवल विच इज़ 24,291। ओके, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब यू टर्न थोड़ा सा ले सकता है या शांत हो सकता है बैंक निफ्टी भी। काफ़ी मार्केट रैली कर गया है, तो इवन थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ। और अगर इसके हम OI डेटा देखें तो अगेन पुट साइड मेजर पुट राइटिंग हुई है, 23,500 और 23,000 पे एक अच्छा खासा OI बिल्टअप हुआ है। इसके अगेंस्ट 24,000 पे अभी भी कॉल साइड में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो अभी जस्ट हमने चार्ट पे भी देखा 24,000 पे। और अगर उस पर्टिकुलर दिन कल वाले ट्रेडिंग सेशन में हम देखें कहाँ काम हुआ है, तो अगेन यू कैन सी कॉल राइटिंग बिल्कुल ही मिनिमल है अगेंस्ट द पुट राइटिंग। मैसिव पुट राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग उस हिसाब से बहुत कम हुई है, और जो भी मैक्सिमम हुई वो 24,500 के कॉल पे हुई है। सो कीप दो स्ट्राइक्स एंड लेवल इन योर माइंड बेसिकली वाइल ट्रेडिंग बैंक निफ्टी। तो लेट्स सी, ऐसा एक चांस है कि यहाँ पे जाएगा और यहाँ से एक बार फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है इस लेवल पे। ओके, सो बी कॉशियस। सो गाइज दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगेन ये सारे जो चार्ट्स है वो मेरे सोशल अकाउंट्स पे पोस्ट कर दूंगी, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। सो गाइज यहीं पे सेशन वाइंड अप करती हूँ मैं, एंड गाइज please don't forget to like this video. So bye and have a nice day.